हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज की इस वीडियो में हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है नाइपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ठीक है, इसमें हम लोग नाइपर के कंप्लीट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम लोग सब्जेक्ट वाइज कराएंगे। फार्मा प्लस नॉन फार्मा दोनों चीजें आपकी कवर होने वाली है। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे नॉन फार्मा में जनरल एप्टीट्यूड के बारे में, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, उनका हम लोग एक ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है। ठीक है, कंप्लीट जो नॉन फार्मा है वो आपका मैं ट्राई करूंगा 4 to 5 पार्ट्स में हम लोग कंप्लीट नॉन फार्मा के पीवाईक्यूज डिस्कस कर दें जितने अभी तक पूछे गए हैं। सेम चीज फार्मा के लिए सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे। हर सब्जेक्ट का जो मतलब जो हमारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनको कोशिश करूंगा कि एक से दो बार में खत्म कर दें, और जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं उनको हम लोग वन शॉट में उनके पीवाईक्यूज डिस्कस कर देंगे। ठीक, तो जैसे जीपैट का किया था वैसे ही सेम हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नाइपर के पीवाईक्यूज। ठीक है, चलो आ जाओ फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये देखो, अब यहाँ पे ईयर, अब देखो यहाँ पे हमें ये देखनी है ना कि जो इसके साथ चीजें हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो उस पर्टिकुलर ईयर में करंट अफेयर्स के थे तो वहां पे पूछे गए, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि जनरल फॉर्म में होते हैं जो कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस में हमें डिफरेंशिएट करना है, मैं वो आपको बताता जाऊंगा। तो आप उस तरीके से आप ये भी एनालाइज कर सकते हैं कि इस साल आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था हमारे 2012 में कि फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन थे। हमारे ऑप्शन में था M.K. स्वामीनाथन, फिर था वेरगेसे कुरियन, फिर हीरालाल चौधरी या नीतीश कुमार। तो कौन थे फादर ऑफ इंडियन फार्म ग्रीन रिवॉल्यूशन? तो इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो फादर साहब थे हमारे वो कौन थे? वो थे M.K. स्वामीनाथन जी थे, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन। ओके, ये तो ये देखो, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ये कभी भी पूछा जा सकता है, इसका करंट अफेयर से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे आपके जो, इसलिए मैंने जो नाइपर का वन शॉट वीडियो बनाया था कि नाइपर के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसमें भी मैंने बात करी थी कि ये जो फादर्स हैं अलग अलग उस चीज के, उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाके देख लेना, उसमें नॉन फार्मा के मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता रखे हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन अपने पास क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि ये देखो, अब ये पेटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पेटेंटेबल एज पर इंडियन पेटेंट एक्ट। इंडियन पेटेंट एक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी चीज ऐसी है जिनका पेटेंट नहीं लिया जा सकता, नॉन पेटेंटेबल पूछा है। पहला है न्यू मेथड फॉर द कार्डियक बाईपास सर्जरी, अ जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अ नोवल मशीन फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ईसीजी, फिर क्या है अ नोवल मेथड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ अ नोन प्लांट ड्रग। अब देखो यहाँ पे तीन चीजें ऐसी थी, जैसे ये नया मेथड है, पहले से नोन नहीं है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, नया बना रहे हैं, और नोवल मशीन बना रहे हैं ईसीजी के लिए। तो इन सब का जो है वो पेटेंट किया जा सकता है। बट अब ये देखो, सेम जो प्लांट ड्रग है वो तो पहले से ही नोन है ना, तो उसके लिए कुछ नया वो करना, तो वो हमारे उसमें चेंज, अगर इस प्लांट का ड्रग का जो नॉन प्लांट ड्रग है इसका अगर कोई फॉर्म चेंज कर दे, ठीक है, तब उसका पेटेंट हो सकता है। बट एक्सट्रैक्शन यहाँ पे प्रोसेस पेटेंट इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, समझे बात खुद। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है अपने पास वो क्या पूछा है कि दैट प्लान्स माइट बी रिफर्ड एज अ व्हाट इफ प्लान्स। ठीक, अब ये जो मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ऐसे प्लान्स को हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट इफ प्लान हो सकते हैं। मतलब ये ऐसे प्लान्स होते हैं जो हमारे किसके लिए, किसको एड्रेस करने के लिए यूज होते हैं, जो हमारे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स या इमरजेंसीज की कंडीशन होती है, उनको एड्रेस करने के लिए ये प्लान्स होते हैं। तो स्ट्रेटेजिक प्लान्स, स्टैंडिंग प्लान, कॉन्टिजेंसी प्लान या सिंगल यूज प्लान। तो ऐसे कौन से प्लान होते हैं, प्लान्स होते हैं, सॉरी, वो होते हैं कंटिजेंसी प्लान्स जो होते हैं, जिनको जो हम लोग व्हाट इफ प्लान्स भी इनको बोलते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अभी देखो, ये यहाँ पे आपका एक एप्टीट्यूड, यहाँ पे वर्बल वो क्वेश्चन आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो ROTUND को इन्होंने लिखा है RONDTU, फिर लिखा है पोटैटो, POTATU को क्या लिखा जाएगा। तो अब इसमें अगर आप सिंपल सा एक चीज समझो, ठीक है, इनमें जो इनकी वो है, ठीक है, मैं इसको समझते हैं, हम लोग एक ब्लैंक स्क्रीन पे समझते हैं। ठीक है, क्या दिया था इन्होंने दिया था ROTUND। ठीक है, इसको इन्होंने क्या कर दिया, इसको इन्होंने कर दिया RONDDTU। ठीक है, अब पहले इसमें हम इसका लॉजिक समझेंगे कि इन्होंने किया कैसे है। इन्होंने सबसे पहले जो पहले के दो वर्ड थे आर और वो इनको सेम रखा है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे, हम अपने पास क्या था, अपने पास था पोटैटो। ठीक है, ये था अपने पास, तो इसका जो दो वर्ड है हम इसको हम लोग सेम रखेंगे। ठीक है, इसका जो ये दो वर्ड है इसको हम लोग सेम रखेंगे क्योंकि इन्होंने सेम रखा है, तो हम इसको रख देंगे PO। ठीक है, अब अगला देखो, अगला इन्होंने क्या किया है कि जो पहले के दो वर्ड थे इनको उठा के लास्ट में कर दिया है, और जो लास्ट वाले हैं उनको उठा के पहले कर दिया है। ठीक है, सिंपल सा यही चीज किया है। तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा, इनको हमें लास्ट में डालना पड़ेगा, और ये जो T और O है इसको हमें पहले करना पड़ेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, POTO, फिर लास्ट में
ठीक है, ये हमारा हो जाएगा POTOTA। समझ में आई बात? इन्होंने क्या किया था, शुरू के 2 वर्ड सेम रखे थे, हमने भी शुरू के 2 वर्ड सेम रख दिए, फिर इन्होंने लास्ट सेकंड जो 2 वर्ड थे उनको लास्ट में डाल दिया और लास्ट के जो 2 वर्ड थे उनको पहले कर दिया। तो वही हम यहाँ पे करेंगे, हमारा जो ये सेकंड 2 वर्ड था इसको हमने लास्ट में डाल दिया और जो लास्ट के 2 वर्ड थे इसको हमने यहाँ पे पहले कर दिया। तो इस तरह से हमारा क्या आंसर आ गया, POTOTA। ठीक है, तो POTOTA हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, जो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को? तो ये सिंपल सा आपका क्वेश्चन था कि ऐसे आपका जो आंसर है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IMPCL अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बाय द आयुष इज लोकेटेड एट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने ये भी बोला था कि किस चीज के कहाँ पे हेडक्वार्टर्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, देखो जो चीजें मैंने वहाँ पे उस वीडियो में बोली थी सारी मैंने PYQ एनालिसिस के बेसिस पे ही बोली थी। तो अगर आपने वो चीजें अब नहीं फॉलो करी है तो आप PYQ से देख लो कि क्वेश्चन वहीं से आते हैं, तो आपको वो आप फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारा इंडियन मेडिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IMPCL पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बाय द आयुष जो है, उसके आयुष डिपार्टमेंट के अंदर में उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसका जो वो कहाँ लोकेटेड है, वो हमारा लोकेटेड है ऑप्शन आपका न्यू दिल्ली, नागपुर, मेरठ या मेरठ या उत्तरांचल। तो यहाँ पे कहाँ वो है अपना नागपुर महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ। अब देखो यहाँ पे ये नाइपर में आया था 2014 में, इसी ने यहाँ से पूछा 2013 में। तो इस क्वेश्चन का अब आपके लिए रिलेवेंट नहीं रह जाता। अब आपके लिए रिलेवेंस क्या हो जाता है, अब आप इसको देखोगे यहाँ पे 2013 की जगह 2024 में क्या चीज है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो US FDA के द्वारा अप्रूव्ड ड्रग थी वो किस कंपनी ने की थी। ठीक है, वहां पे वो भी एब्रीवेटेड ANDA। ठीक है, एब्रीवेटेड न्यू ड्रग अप्रूवल मतलब जेनरिक ड्रग, सबसे ज्यादा जेनरिक ड्रग US FDA के द्वारा कौन सी कंपनी ने अप्रूव कराई थी, लुपिन फार्मास्यूटिकल्स, ऑरबिंदो फार्मा, डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज या ग्लेनमार्क जेनरिक्स। तो 2013 में किसने कराई थी, 2013 में कराई थी ऑरबिंदो फार्मा ने, और 2024 में किसने कराई थी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो सीक्वेंस निकालना है। ठीक है, ये हमें क्या करना है, यहाँ पे 7वां क्वेश्चन सीक्वेंस निकालना है। 49, 343, 64, 81, 7, 290। अब यहाँ पे हमें सिंपल सा चीजें समझनी पड़ेंगी। देखो अब यहाँ पे एक लॉजिक लगेगा, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ये लॉजिक लग रहा है वो क्या लग रहा है कि ये जो सारे नंबर्स हैं वो किसी ना किसी के स्क्वायर रूट्स हैं। ठीक है, स्क्वायर है या क्यूब है। ठीक है, जैसे अगर हम 49 की बात करें तो 49 हमारा क्या है, 49 हमारा आ जाएगा 7 का स्क्वायर। ठीक है, फिर अगर हम 343 की बात करें तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 का क्यूब है। ठीक है, 343 क्या है, 7 का क्यूब है। 64 की अगर हम बात करें, ठीक है, 64 जो है वो हम उसकी बात करें तो क्या है, वो 4 का क्यूब है। और अगर हम बात करें 81 की, 81 हमारा क्या है, 81 हमारा 9 का स्क्वायर है। सेम अगर हम बात करें किसकी, 729 की, सॉरी 729 की अगर हम बात करें, वेट अ मिनट। ठीक है, ओह सॉरी। ठीक है, मैं फिर से मैं लिख देता हूँ। 49 जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा 7 का स्क्वायर है। ठीक है, सेम अगर हम 343 की बात करेंगे तो वो हमारा 7 का क्यूब है। ठीक है, फिर अगर हम बात करेंगे 64 की तो वो हमारा क्या है, वो 64 जो है हमारा वो हमारा 4 का क्यूब है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे 81 की तो वो हमारा क्या है, वो हमारा 9 का स्क्वायर है। और अगर हम बात करेंगे 729 की तो ये हमारा क्या है, ये हमारा 9 का क्यूब है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे अगर हम बाकी तीनों नंबर्स आप देखो, 1025 ये भी किसी के स्क्वायर या क्यूब में नहीं आता है, 778 ये भी नहीं आता, 182 ये भी नहीं आता। बट आपका जो 512 है ये क्या है, ये 8 का क्यूब है। 512 क्या है, 8 का क्यूब है। इसीलिए यहाँ पे जो सीक्वेंस में आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आपका आंसर आ जाएगा 512 विल बी द राइट आंसर। समझ गए बात को? तो इस तरीके से आपको वहां पे लॉजिक लगा के उसमें रिलेशन ढूंढना है, फिर उसको आपको सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, वैक्सीन अगेंस्ट द जीका वायरस वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाई विच इंडियन कंपनी। जीका वायरस ये 2016 का क्वेश्चन है क्योंकि उस टाइम पे इसकी चीजें थी जीका वायरस रिलेटेड। तो वो किस कंपनी के द्वारा डेवलप की गई थी, फर्स्ट किस इंडियन कंपनी के द्वारा, भारत बायोटेक लिमिटेड, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सनाथा बायोटेक्निक्स या डॉक्टर रेड्डीज लैब। तो जो सबसे पहले डिस्कवर की थी वो किसने डेवलप की थी, वो किसने की थी, वो डेवलप की थी भारत बायोटेक इंडस्ट्री लिमिटेड ने। ठीक है, तो वहां पे वो किया था। ठीक, चलो आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्रीज। मतलब इन्वेंट्रीज जो हम साथ में कैरी करते हैं जो लोग, वो उसका क्या बेनिफिट नहीं है। रिडक्शन इन ऑर्डरिंग कॉस्ट, सही बात है, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है। अवॉइड लॉस सेल्स, हाँ वो ये भी हो जाता है। अवॉइडिंग प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाता है। रिड्यूसिंग द कैरिंग कॉस्ट, क्यों भाई, जब हम अगर इन्वेंट्रीज को साथ में कैरी करेंगे तो जो कैरिंग कॉस्ट है वो कैसे हो जाएगी, वो तो बढ़ेगी ना, वो रिड्यूस कैसे होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, नॉट पूछा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फुल फॉर्म ऑफ द STM। STM का क्या फुल फॉर्म है,
स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी, साइंटिफिक टेक्निकल माइक्रोस्कोप, स्टैंडर्ड टेक्निकल माइक्रोस्कोप या सुपर टेंसाइल माइक्रोस्कोप। जो हमारा एसटीएम का फुल फॉर्म है वो क्या है, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप हमारा होता है एसटीएम, ठीक है। और ये हमारा एडवांस इमेजिंग टेक्निक है जो क्या कर देता है कि हमारा जो एटॉमिक स्केल पे सरफेसेस को विजुअल करने के लिए यूज किया जाता है। तो बहुत ही एडवांस लेवल का माइक्रोस्कोप है हमारा एसटीएम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। अब वो ये क्वेश्चन बढ़िया क्या कह रहा है कि अ पर्सन ट्रेवल्ड 6 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, then traveled 5 kilometer towards north, and then finally traveled 6 kilometer towards the west, where he is with respect to his starting position। ठीक है, हम अगर बनाते हैं इसका, अगर हम ठीक है ब्लैंक स्क्रीन को बनाते हैं, क्या बोला है क्वेश्चन ने, क्वेश्चन बोला है कि जैसे सब डायरेक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ऐसे मैप बना लेना, ठीक है। ठीक है, ऐसे आपको बना लेना है, ठीक है। अब आप जब ऐसे बना लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा आपका ईस्ट, ये हो जाएगा आपका वेस्ट। ये आप याद रखोगे तो आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको डायरेक्शन क्वेश्चन में ये बना लिया। अब क्वेश्चन बोला था कि पर्सन ट्रेवल्ड 6 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अब हमें पर्सन को हमेशा कहाँ लेना है, इस सेंटर पे हमेशा लेना है, ठीक है। इस सेंटर पे हमारा पर्सन रहेगा। अब ये पर्सन क्या कर रहा है, 6 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ तक आया, ये इतना मान लो हमने यहाँ पहुंचा दिया 6 किलोमीटर, ठीक है। ये 6 किलोमीटर, वेट अ मिनट, ठीक है, ये 6 किलोमीटर पे यहाँ आ गया। फिर दूसरा क्या बोला है कि देन ट्रेवल टुवर्ड्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अब यहाँ तक आया, उसके बाद 5 किलोमीटर ये इधर चला गया नॉर्थ की तरफ, ठीक है, 5 किलोमीटर नॉर्थ में हो गया। फिर उसके बाद देन फाइनली 6 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। उसके बाद दोबारा फिर से गया 6 किलोमीटर कहाँ पे, वेस्ट की तरफ, दोबारा यहाँ से 6 किलोमीटर फिर गया। अब पूछ रहा है कि वेयर इज ही विथ रिस्पेक्ट टू हिज पोजीशन। अब अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से वो कहाँ है, ये यहाँ पे है। तो इसको हम लोग अगर देखना चाहें तो वो पर्टिकुलरली कहाँ पे है, एक ऐसे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करना चाहें तो वो इस पोजीशन पे यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको एक तरीके से बनाना चाहें तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसे आएगा, ये एक लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, और ये यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल आएगा, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, हमें देखो ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस हमारी है 5 किलोमीटर, क्योंकि ये 5 है, ये भी 5 होगी। उसके बाद ये 6 और ये 6 मिला के ये जो डिस्टेंस हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 12 किलोमीटर। अब हमें क्या निकालना है कि क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन है तो एग्जैक्ट डायरेक्ट यहाँ से यहाँ डिस्टेंस आएगी सीधी। तो ये जो डायरेक्ट डिस्टेंस है इसके लिए हमें निकालना है। तो ये हमारा जो सिंपल सा हमने इस पे लगाएंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइपोटेनियस स्क्वायर में एच का स्क्वायर निकालने की हमारा क्या हो जाएगा कि 12 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है, हम कर देंगे। अब यहाँ पे देखो तो एच इज इक्वल टू अंडर रूट में जाएगा 144 प्लस 25, तो एच इज इक्वल टू अंडर रूट 169, जो कि आ जाएगा क्या 13। क्वेश्चन समझ में आया, सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे आप डायरेक्शन बना के करोगे तो 13 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं 13 कौन सा, हाँ। अब देखो 13 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट होगा या नॉर्थ वेस्ट होगा, तो किस टाइप जा रहा है, 13 किलोमीटर टुवर्ड द नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि हमने देखा था कि वो वेस्ट में थी चीजें, तो 13 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट, यहाँ पे पेयर आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। कॉम्बीफ्लॉम, सैनोफी एवेंटिस, जेंटेक, फाइजर, ठीक है, टारगेट एच जीएसके, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है कि एम्लोगार्ड जीएसके। तो यहाँ पे ये हमें दे रहा है कि ब्रांड नेम से हमें करेक्ट बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉम्बीफ्लॉम है वो सैनोफी एवेंटिस का प्रोडक्ट है, जबकि जो जेंटेक है आपका ये फाइजर का प्रोडक्ट नहीं है। जेंटेक क्या है, जेंटेक है आपका रेनिटिडिन, ठीक है। और रेनिटिडिन ये प्रोडक्ट किसका है, ये जीएसके का प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम टारगेट एच की बात करोगे तो ये टेल्मीसार्टन का ड्रग के लिए होता है, ठीक है, टेल्मीसार्टन के लिए होता है। और ये किसका प्रोडक्ट है, ये जाइडस का प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इसके एम्लोगार्ड की बात करेंगे तो ये हमारा जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है, ये एम्लोडिपिन के लिए होता है, ठीक है, एम्लोडिपिन के लिए होता है। और ये हमारा किसका है, ये हमारा माइक्रोलैब्स का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्रांड नेम भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोले कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई एक्ट जो था वो किस ईयर में आया था आपको, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन दैट इज आरटीआई कब आया था, 2000, 2002, 2005, 2007। तो जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया था वो कब आया था, वो आया था आपका 2005 में आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया कि अ मैन कंप्लीट्स हिज जर्नी इन टोटल 8 आवर्स, मतलब आदमी ने टोटल जर्नी 8 घंटे में कवर की। His in his travel he travel at 40 किलोमीटर फॉर हाफ एन आवर, हाफ डिस्टेंस एंड रेस्ट स्पीड एट 60 किलोमीटर। मतलब भाई ने टोटल डिस्टेंस कवर की कितनी,
टोटल डिस्टेंस कवर की, मतलब टोटल उन्होंने टाइम कितना लिया, 8 घंटे लिया। पहला हाफ आधी डिस्टेंस उसने 40 किलोमीटर पर आवर पे कवर करी, बची हुई जो आधी डिस्टेंस थी वो 60 किलोमीटर पर आवर पे कवर की। तो मतलब यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो आपका स्पीड 1 जो है वो आएगा कितना, स्पीड 1 40 आ गया, और स्पीड 2 जो है वो कितना आएगा, वो आ जाएगा कितना 60 किलोमीटर पर आवर। और ये हो किसके लिए हो रहा है, ये d/2 मतलब हाफ डिस्टेंस के लिए हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये पता है आपको। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब क्योंकि दो अलग अलग स्पीड्स हैं तो टाइम भी कितने निकलेंगे, दो अलग अलग निकलेंगे। उसके बाद हम उनको कंबाइन करके कॉमन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आ जाओ देखते हो, ठीक है। अब सबसे पहले हम निकालेंगे t1, टाइम क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हमारी डिस्टेंस क्या थी, d/2 थी, क्योंकि हाफ डिस्टेंस कवर हो रही है और 40 स्पीड थी। तो जो t1 निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा d/80, ठीक है। सिमिलरली जब हम t2 निकालने जाएंगे तो t2 हमारा निकल के आ जाएगा क्या, d/2 अपॉन 60 विच इज इक्वल टू d/120 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा टाइम आ गया। अब टोटल टाइम, तो जो टाइम आएगा वो क्या आएगा, t1 प्लस t2 विच इज इक्वल टू d/80 प्लस d/120। अब इसको जब आप काउंट करके निकालोगे टोटल तो ये आ जाएगा, इसको एलसीएम लेके जब हम सॉल्व करेंगे और वेट अ मिनट, और यहाँ से हमें डी की वैल्यू निकलने वाली, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी टी की वैल्यू है ये तो हमें दी हुई है ना, टोटल टाइम 8 आवर्स तो दिया हुआ है, तो d/80 अपॉन d/120 इज इक्वल टू 8 आवर आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब आएगा तो 240 एलसीएम आ जाएगा इनका, और यहाँ पे आ जाएगा 3d प्लस 2d इज इक्वल टू 8 आवर्स, तो 5d अपॉन 240 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो इससे आएगा d इज इक्वल टू, यहाँ से तो ये 240 इधर जाएगा, तो d इज इक्वल टू 8 इंटू 240 अपॉन 5, ठीक है। तो जो d की वैल्यू निकल के आएगी, इसको हमारा आएगा 384 किलोमीटर जब आप सॉल्व करोगे तो, ठीक। तो d की वैल्यू निकल के आएगी 384 किलोमीटर। समझ गए बात को, ठीक। सिंपल सी बात की, यहाँ पे हमने डिस्टेंस को वो किया तो डिस्टेंस से हमारी एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। और हाफ हाफ डिस्टेंस के लिए दो टाइम निकला हुआ था, और सिंस जब हाफ हाफ डिस्टेंस थी तो टाइम क्या हो गया, टाइम भी हाफ हाफ हो गया, और टोटल टाइम हमें 8 आवर्स का दिया था तो आपने उसको निकाल दिया। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 384 किलोमीटर। ओके, समझिए बात को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, रिलायंस इज एसोसिएटेड विथ विच एयरलाइन, रिलायंस जो है वो रिलायंस इंडस्ट्री वो किस एयरलाइन से एसोसिएटेड थी, ठीक है। तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, किंगफिशर, जेट एयरवेज, एयर इंडिया या डेक्कन एयरवेज। तो रिलायंस जो थी वो किससे एसोसिएटेड थी, वो थी डेक्कन एयरवेज से। ओके, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जांपल ऑफ द सब्सिडी, सब्सिडी किसमें, मतलब सब्सिडी का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे सब्सिडी किसके लिए दी गई है, सब्सिडी दी गई है दोहा राउंड में, कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी में, ठीक है, गैट या आपका नॉन ऑफ द अबव। तो जो सब्सिडी थी वो हमारा किसानों को जो है, एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूसर थे किसानों को, उनको सपोर्ट करने के लिए प्रोवाइड की गई थी, किसमें, कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी में के अंदर। किसान जो थे हमारे, फार्मर जो थे, उनके लिए यहाँ पे सब्सिडी का वो था प्रोग्राम किसमें था, कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड फॉर कैलकुलेटिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वेट अ मिनट, HDI जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है उसमें कौन सी चीजें मेंशन नहीं की जाती थी। ये सारे नॉन फार्मा के टॉपिक्स हैं, 2012 का क्वेश्चन है ये। क्या पूछा है, हेल्थ, एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ या ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे किसके किसके बेसिस पे जाता है कि जो मेन फैक्टर जो है, हेल्थ कंसीडर किया जाता है, एजुकेशन कंसीडर किया जाता है, ह्यूमन राइट्स किया जाता है, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो प्राइमरी फैक्टर नहीं है फॉर कैलकुलेटिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, तो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, क्योंकि नॉट पूछा था तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखो, अभी आपको यहाँ पे थोड़ा एक चीज देखने को मिलेगी कि ये जो लेटेस्ट एडिशन ऑफ आईपी वाज पब्लिश्ड इन, अब यहाँ पे नाइपर 2000, वेट अ मिनट, सॉरी, नाइपर 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आंसर की में क्या हुआ है कि जो उस टाइम का लेटेस्ट एडिशन था वो कौन सा था, वो नाइपर 2012 के हिसाब से क्या हुआ था, 2011 में पब्लिश किया गया था। बट अभी जो आपका रिसेंट एडिशन आया है वो कब आया है, वो आया है 9th एडिशन, और वो कब आया है, वो आपको आया है 2022 में आया है, ठीक है। ये तो ऑप्शन में भी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन 2012 का, ठीक। तो ऐसा ही आपको ये रिसेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर उस टाइम के अकॉर्डिंग तो 2011 था, बट अब ये चेंज होकर क्या हो गया, अब ये हो गया 2022, ठीक है, क्योंकि रिसेंट 9th एडिशन 2022 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ repatenting modified formulation of a drug after the original composition matter patent। देखो पेटेंट से क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, तो पेटेंट के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। ऑफ
द मैटर पेटेंट हैज एक्सपायर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ, मतलब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है समझो कि मतलब क्या है कि इसमें ये कह रहा है कि एक कंपनी थी, समझ लो कि उसने एक ड्रग बनाया एक्स मॉलिक्यूल, ठीक है। अब उसका पेटेंट हमें पता है कि कितने साल के लिए मिलता है, 20 ईयर्स के लिए मिलता है। अब उस 20 ईयर के बाद उसका पेटेंट एक्सपायर हो गया, तो कंपनी ने क्या दिमाग लगाता है, कंपनी ने दिमाग ये लगाते हैं कंपनीज की हम क्या करते हैं, इसका कोई सॉल्ट फॉर्म बना दें, इसको थोड़ा सा कुछ मॉडिफाई कर दें इसका, ठीक है। उसको अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके मान लो इसमें कोई एक सॉल्ट फॉर्म या कोई दूसरा कंपोनेंट जोड़ दें, तो अगर ये जोड़ दिया तो फिर पेटेंट हमारा कितने साल का हो जाएगा, फिर हमें 20 साल का हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि उस पर्टिकुलर जो ड्रग मॉलिक्यूल रहेगा उसका पेटेंट पूरी लाइफ उनको मिलता रहेगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एवर ग्रीनिंग ऑफ द पेटेंट। इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं एवर ग्रीनिंग ऑफ द पेटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। बट ये चीजें यहाँ पे चलती नहीं है, ऐसे मॉलिक्यूल्स या स्मॉल मॉडिफिकेशन पेटेंट ग्रांट होता नहीं है। क्यों नहीं होता, ताकि जो एवर ग्रीनिंग है उसको प्रिवेंट किया जा सके और जल्दी से जल्दी जेनरिक मार्केट फॉर्मेशन, जेनरिक फॉर्मेशन जो है वो मार्केट में आ जाए, जिससे लोगों को कम प्राइस में इजीली मेडिसिन अवेलेबल हो जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपीयर इन द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ अ ड्रग्स इन इंडिया। इंडिया में जो ड्रग्स की ऑफिशियल डेफिनेशन है उसमें कौन सी चीजें नहीं आती। तो जो इंडिया के ऑफिशियल डेफिनेशन में क्या क्या चीजें आती हैं, प्रिवेंशन, ठीक है, डायग्नोसिस, ठीक है, क्योर, ट्रीटमेंट, ठीक है, ये चीजें आती हैं फॉर द ड्रग। बट वहां पे कहीं भी मिटिगेशन नाम का वर्ड नहीं आता है, तो यहाँ पे मिटिगेशन जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डज नॉट पूछा था। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है कि पोस्ट 1995 इंडियन कंपनीज नीड टू पेटेंट, मतलब क्या है कि 1995 के बाद इंडियन कंपनीज को पेटेंट क्या कराना चाहिए। देखो यहाँ पे सीन ये है कि इंडियन कंपनी पहले जो होता था इंडिया में कि प्रोसेस का भी पेटेंट मिलता था, ठीक है। कंप्लीट जो प्रोसेस होता था कि आप पर्टिकुलर कोई भी एक चीज बना रहे हो, तो जिस प्रोसेस से बना रहे हो उसका भी पेटेंट हो जाता था, तो आप कोई दूसरा उस प्रोसेस से भी नहीं बना सकता था। बट अब इंडिया में क्या है कि इंडिया का जो पेटेंट वो है, पेटेंट ग्रांटिंग सिस्टम है, वो मेनली किस पे ओरिएंटेड है, मेनली ओरिएंटेड है प्रोडक्ट पेटेंट पे, ठीक है। कि आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है आप उस पे पेटेंट लो, ठीक है। प्रोसेस क्या फॉलो कर रहे हो, दूसरा बंदा कोई उस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर सकता। प्रोसेस पेटेंट जो है वो इंडिया में अब क्या हो रहे हैं, वो प्रोसेस पेटेंट्स इंडिया में नहीं है, इंडिया के इंडियन कंपनीज पे क्या चाहिए, प्रोडक्ट पेटेंट चाहिए। तो ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द WTO इज रिप्लेस्ड बाय द विच ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो WTO जो थी, वेट अ मिनट सॉरी, यहाँ पे WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको जब बनाया गया था तो इसको इसने किसको रिप्लेस किया था, इसने रिप्लेस किया था GATT, दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स, ठीक है। जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड्स था जो पहले ट्रेड रूल्स को गवर्न कर रही थी, इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स को। बट उसके बाद क्या हुआ, उसको रिप्लेस करके उसमें जो प्रॉब्लम्स थी उसको इन्होंने ओवरकम करके क्या बना दिया, उसको ओवरकम करके बनाया इन्होंने गैट, ठीक है। तो सॉरी गैट कह रहा हूं मैं, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, अ पर्सन वॉक्स 3/4 ऑफ हिज नॉर्मल वेलोसिटी एंड रीचेस ऑफिस 20 मिनट्स लेट, व्हाट इज द यूजुअल टाइम टू रीच द ऑफिस। मतलब क्या हो रहा है कि पर्सन जो नॉर्मल एक वेलोसिटी से जा रहा था, पर्सन जो था वो नॉर्मल वेलोसिटी से किससे जाता था, V से जाता था। बट उसने क्या किया कि एक दिन भाई साहब को कुछ हुआ और 3/4V से जाने लगे। अब जब 3/4V से जाने लगे मतलब उन्होंने वेलोसिटी क्या कर दी, कम कर दी। और जब वेलोसिटी कम कर दी तो मतलब क्या हो जाएगा कि उनका जो टाइम रहेगा वो बढ़ जाएगा और ऑफिस जाने में क्या हो जाएगा, उनको लेट हो जाएगा, ठीक है। और लेट कितना हुआ भाई को, लेट हुआ 20 मिनट्स का लेट हुआ। तो अब उनसे पूछा गया कि एग्जैक्ट हमें क्या मिलना है। तो अब इसमें हमें ये दिमाग लगाना है कि जो हमें टाइमिंग है, हमें कौन सी टाइमिंग मिली है, हमें ये जो 20 मिनट्स लेट है ये हमारे पास टाइम है। तो और 3 उस टाइम की वेलोसिटी भी है हमारे पास, और सिंस ऑफिस जाने की जो डिस्टेंस है वो सेम रहने वाली है। तो जो चीजें सेम रहती हैं हम उस पे गेम करते हैं। आज कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे करते हैं हम लोग चीजों को। सबसे पहले क्या है कि देखो हमें पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा, ठीक है। और इससे अगर देखा जाए तो हमारा जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हमें जो है वो 20 मिनट्स का टाइम दिया हुआ है 3/4 वेलोसिटी पे। तो उस टाइम पे जो डिस्टेंस रहेगा, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें ये दिया हुआ है कितना, 20 मिनट दिया हुआ है। तो ये 20 इज इक्वल टू उस टाइम का जो डिस्टेंस रहेगा ना, ठीक है। डिस्टेंस क्या रहेगा उस टाइम पे, डिस्टेंस इज इक्वल टू V इंटू टी अपॉन स्पीड। स्पीड हमारे पास क्या होनी है, 3/4V होने वाली है, ठीक है, 3/4 होने वाली, कम कर दी भाई ने।
अब उसके बाद अगर इसको हम सब सॉल्व करेंगे तो v से v कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या हो जाएगा t/3/4, तो विच इज इक्वल टू 4t/3 निकल के आया। अब 4t/3 निकल के आ गया वहां पे। तो अब जी देखो यहाँ पे इस टाइम, ये टाइम जब भाई ने लिया था तो क्या हुआ था, वो लेट हुए थे। तो ये जो टोटल टाइम से हम इस टाइम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इस टाइम से टोटल टाइम को माइनस करेंगे, 4t/3 माइनस t इज इक्वल टू 20, तो विच इज इक्वल टू 4t माइनस 3t अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, यहाँ निकल के आएगा अपने पास क्या, कि t इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो टोटल जो नॉर्मल टाइम लग रहा था वो कितना लग रहा था, वो लग रहा था 60 मिनट्स। ठीक है, अब ये हमने माइनस क्यों किया, इसलिए हमने माइनस किया क्योंकि जो 4t/3 थी, क्योंकि मेन क्वेश्चन आएगा कि सर हमने माइनस किया क्यों, तो ये जो 4t/3 था ये क्या था, ये हमारा एक्स्ट्रा टाइम वाला टाइम था कि इतना टाइम ज्यादा लगा, मतलब जो ज्यादा टाइम लग रहा था 20 मिनट्स एक्स्ट्रा लगा, तो ये टोटल वो टाइम था। तो उसमें से जब हम नॉर्मल टाइम जो लगता था वो माइनस किया तो हमें क्या मिल रहा, तब हमें मिला 20 मिनट्स। ठीक है, जो हमें टाइम लगा वो टाइम हमने जब माइनस किया तब हमें क्या लगा, तब हमें मिला 20 मिनट्स मिला। ठीक है, समझिए बात को। तो यहाँ पे ये टाइम, यहाँ पे टी रहेगा, ये टी रहेगा, यहाँ 20 नहीं रहेगा, यहाँ पे हम माइनस करके तब 20 लेके आएंगे। समझिए बात को। ठीक, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार देखना आपको चीजें इजीली क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 60 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि ड्रग्स बैन फॉर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एक्सेप्ट, मतलब सारी ड्रग्स जो है वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में बैन है, बाकी वहां पे क्यों। अब ओलंपिक कमेटी में ड्रग बैन इसलिए क्योंकि ये परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग्स है, जो क्या करते हैं कि हमारा जो एथलीट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को इनहेंस करती है, तो वो इसके लिए वो बैन है। कौन की, सेल्ब्यूटामॉल, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, स्पिरोनोलैक्टोन, इथ्रोपोइटिन, तो ये सारी है बैन है। बस इसमें से एक ड्रग बैन नहीं है, वो कौन सी है, वो है सोडियम क्रोमोग्लाइकोलेट। ठीक है, बाकी सारी ड्रग्स जो है वो बैन है। तो ऑप्शन 26 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनाइजेशनल पिरामिड इज कॉमनली कॉल्ड एज, मतलब ऑर्गेनाइजेशन पिरामिड, इसका क्या मतलब होता है, जैसे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो सबसे पहले मान लो कि आपके ऊपर मैनेजर होता है, फिर आपका टीम लीडर होता है, फिर आपके टीम्स होते हैं। ठीक है, फिर आपके नीचे कुछ अंडर काम करते हैं, मतलब देखो सबसे पहले क्या हो गया, हम बेसिक बना देते हैं। ठीक है, सबसे पहले सीईओ हो गया, फिर उसके नीचे आपका मान लो मैनेजर्स हो गया। ठीक है, मैनेजर्स के बाद आपके हो जाएगी टीम लीड हो जाएंगे। ठीक, ठीक, टीम लीड हो जाएगी। उस टीम लीड के बाद क्या हो जाएगा कि आप उस टीम लीड में कोई एक कंप्लीट टीम हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल पिरामिड्स। ठीक है, अब इस ऑर्गेनाइजेशनल पिरामिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हायरार्की। ठीक है, हमें हायरार्की मेंटेन करके चलनी चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि किसी टीम के मेंबर को प्रॉब्लम हो जो डायरेक्ट सीईओ के पास जाएगा, नहीं, वो जाएगा अपने टीम लेके लीड के पास, फिर टीम लीड जाएगा मैनेजर के पास, फिर बात जाएगी सीईओ के पास। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग हायरार्की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपीयर इन द ऑफिशियल डेफिनेशन। ओ अच्छा, ये सेम क्वेश्चन आ गया जो अभी हमने दिया था। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पे बी आपका मिटिगेशन हो जाएगा, अभी हमने ये क्वेश्चन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड अनटोवर्ड। अब अनटोवर्ड का जो मतलब होता है उसका क्या मतलब होता है, अनफेवरेबल। ठीक है, अनफेवरेबल, या आपका हो जाता है इनएप्रोप्रिएट। इनएप्रोप्रिएट, अब इनएप्रोप्रिएट का अगर हम बताएं तो इसका मतलब क्या होता है, एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर का जो अपोजिट यहाँ पे क्या मिलेगा, वहां मिलेगा एप्रोप्रिएट या प्रॉपर। तो यहाँ पे क्या देखना था हमें, अपोजिट मीनिंग एंटोनिम्स देखना। तो ये इस तरीके के आपके वर्बल उसके भी क्वेश्चन आ जाते हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के। तो एक बेसिक आप देख सकते हो कि क्या चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट रिसेंट मेंबर्स ज्वाइन इन द ब्रिक्स इज। अब ये देखो, ये क्वेश्चन भी आपका क्या था, ये क्वेश्चन था आपका 2014 का। ठीक है, उस टाइम पे जो मोस्ट रिसेंट मेंबर था जिन्होंने ब्रिक्स को ज्वाइन किया था वो कौन था, वो था आपका साउथ अफ्रीका। 2014 में उन्होंने रिसेंटली ब्रिक्स जो था वो हमारे ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था। ठीक है, बट अभी क्या हुआ है, अभी जो रिसेंटली ज्वाइन किया 2025 में, और 2025 में किसने ज्वाइन किया, 2025 में ज्वाइन किया इंडोनेशिया में, नेशिया ने। और ये आपको ऑप्शन में ही नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये टीपैट 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे 2025 में किसने ज्वाइन किया, इंडोनेशिया ने ज्वाइन किया। ठीक है, और एज पर आंसर की जाएंगे तो साउथ अफ्रीका था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर डीपीसीओ इज इशूड बाय। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे ड्रग की जो प्राइस है उसको कंट्रोल करने का जो ऑर्डर है डीपीसीओ, वो किसके द्वारा इशू किया जाता है, तो इशू किया जाता है एनपीपीए। एनपीपीए का फुल फॉर्म नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी। ठीक है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी, दैट इज एनपीपीए यहाँ पे होता है। ठीक है, ताकि जो इंडस्ट्री जो मेडिसिन है वो अफोर्डेबल बनी रहे। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस रेगुलेशन की बात होती है, तो एनपीपीए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़े हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30।
अब क्वेश्चन नंबर 32 हमारा बोल रहा है कि कौन सी गैसेस जो हैं वो किस सिलेंडर में स्टोर की जाती है, किस कलर के सिलेंडर में, ये यहाँ पे हमें बताना है। तो कौन सी गैसेस जो है वो किस कलर के सिलेंडर में स्टोर की जाती है। जो हमारा CO2 है वो किस में जाती है, वो ग्रे कलर के ग्रे सॉरी यहाँ पे ओ सॉरी 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 यहाँ पे सोल्डर की जगह सिलेंडर की जगह सोल्डर आ गया है, सॉरी ये ऑटो करेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको सिलेंडर करेंगे, ठीक है, सोल्डर नहीं करेंगे। सोल्डर में स्टोर नहीं करते, हम सिलेंडर में स्टोर करते हैं, ठीक है। तो CO2 जो है वो ग्रे कलर में जाएगा, ठीक है। दूसरा जो आपका हाइड्रोजन है वो किस में जाएगा, हाइड्रोजन आपका रेड कलर में जाएगा, ठीक है। हीलियम जो है वो हीलियम आपका जाएगा किसमें, ग्रीन कलर में, और ऑक्सीजन जो है वो व्हाइट कलर में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले का आपका क्या हो जाएगा, पहले का आपका S हो जाएगा, दूसरे का P, तीसरे का Q और चौथे का R। तो ऑप्शन नंबर C जो है वो आपका करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंजॉयज द लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो लिमिटेड लायबिलिटी एंजॉय करते हैं, जनरल पार्टनरशिप, कोऑपरेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप या नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। अब यहाँ पे कि जो जनरल कॉर्पोरेशन होता है उसमें क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब होता है कि जो आप चीजें हैं कि लायबिलिटी मतलब अगर आप कोई भी डेट ले रहे हो तो उसके लिए कितना आप जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो उसका आता है किसमें, लिमिटेड लायबिलिटी में। तो अगर कोई जनरल पार्टनरशिप कर रहा है तो मतलब अगर दो बंदे हैं तो 50-50% के लिए लायबिलिटी उसमें रहेंगे, लायबल रहेंगे। अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप है मतलब वो बंदा 100% उसमें है, ठीक है, उसकी लायबिलिटी है। बट कॉर्पोरेशन में ऐसा नहीं होता, कॉर्पोरेशन में सबसे मिनिमम, क्योंकि वहां पे जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं डेप्स के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सबसे लिमिटेड जो थी वो कॉर्पोरेशन में होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्रोनिम CDSCO स्टैंड फॉर, CDSCO किसके लिए स्टैंड किया था, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, फ्री का क्वेश्चन था, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द पल्स पोलियो कैंपेन इन इंडिया। जो पल्स पोलियो कैंपेन जब इंडिया में चला था तो उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था। तो जो पल्स पोलियो कैंपेन था, पोलियो के खिलाफ अवेयरनेस वो करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए, तो उसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था वो बनाया गया था अमिताभ बच्चन साहब को, ठीक है। अमिताभ बच्चन साहब जो थे वो पल्स पोलियो के ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोरिकली फर्स्ट इंटरनेशनल गाइडलाइंस पर्टेनिंग टू रिसर्च इन्वॉल्विंग द ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स वाज, मतलब जो सबसे पहले जो हमारे पास थी कि जो फर्स्ट इंटरनेशनल गाइडलाइंस थी जो हमारे पास जो कि ह्यूमन रिसर्च के इन्वॉल्व थी वो कौन सी थी। तो वो कौन सी गाइडलाइंस थी, वो आया था हमारे किसमें, सबसे पहला जो आया था वो क्या आया था कि डिक्लेरेशन ऑफ हेलेंस्की, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ हेलेंस्की। इस ऑप्शन में वो कब आया था, 1964 में सबसे पहले गाइडलाइंस थी जो रिसर्च में थी जिसमें ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व थे, वो कौन सी थी, वो थी डिक्लेरेशन ऑफ हेलेंस्की, जो कब आया था, जो कि आया था हमारा 1964। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल, ठीक है। सीक्वेंस को अलाइनमेंट करने के लिए जो कौन सा टूल यूज किया जाता है, पिंट, ब्लास्ट, एक्सपेजी या प्रोसाइट। तो सीक्वेंस को अलाइन करने के लिए कौन सा टूल यूज किया था, वो यूज किया था ब्लास्ट। ब्लास्ट का क्या मतलब होता है, ब्लास्ट का मतलब होता है बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, ठीक है। ये टूल हमारा यूज किया था, ठीक है, कि डाटा बेस्ड अगेंस्ट में चीजों को अलाइन करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, सिमिलरिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, ब्लास्ट टूल का यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एज पर द DPCO, अभी हमने देखा ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर DPCO 2013, व्हाट इज द मेथड ऑफ द ड्रग प्राइसिंग। ड्रग प्राइसिंग का मेथड कैसा होना चाहिए, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग करते हैं ये, या मार्केट बेस्ड प्राइसिंग करते हैं, पेशेंट अफोर्डेबिलिटी या मैन्युफैक्चर एक्सपेंसेस प्लस मैप। तो यहाँ पे जो मेन प्राइसिंग होती है वो किसके बेसिस पे होती है, वो बेसिस पे होती है मार्केट बेस्ड प्राइसिंग पे, कि कौन सी मार्केट में आपकी ड्रग जाने वाली है, उस पर्टिकुलर मार्केट के बेसिस पे जो होती है वो आपकी प्राइसिंग होती है। वहाँ पे कॉस्ट और पेशेंट की चीजों को कंपेयर नहीं किया था, मार्केट बेस्ड प्राइसिंग की जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉकिंग स्टडी इन मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब देखो अगर कोई मेडिसिनल केमिस्ट्री अगर आप लोग परस्यू करना चाहते हो तो उसमें दो चीजें होती है, एक होता है आपका कि लैब बेस्ड वर्क होता है, दूसरा होता है कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री पे आपको काम करना होता है। जो कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री पे काम करते हैं वो क्या करते हैं, वो डॉकिंग करते हैं। डॉकिंग का क्या मतलब होता है, डॉकिंग से हम लोग पता कराते हैं कि जैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री का क्या काम है कि हमारे मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बताएं कि कैसे स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है मॉलिक्यूल्स का, कहाँ बाइंड करेगा, ये सारी चीजें। तो वो ड्रग और टारगेट को इंटरेक्ट करने के लिए एक तरीका तो होता है कि आप पूरा सिंथेसिस लगाओ, फिर उसके बाद उसका NMR IR सारी चीजें निकालो, फिर पता करो। अभी दूसरी चीजें ये होती है कि हम लोग ड्रग एंड टारगेट की डायरेक्ट हम लोग कंप्यूटेशनल तरीके से उसके पता कर लेते हैं। तो उस स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर डॉकिंग, जिसमें हम लोग ड्रग एंड टारगेट इंटरेक्शंस को कंप्यूटेशनल बेसिस पे कवर करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, मॉलिक्यूलर ड्रग एंड टारगेट इंटरेक्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वन ऑफ द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च इज, तो रिसर्च की जो सबसे इसेंशियल सबसे जरूरी चीज क्या होनी चाहिए, रेप्लिकेबिलिटी, जनरलाइजेबिलिटी, यूजेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। सबसे चीजें जो होती है ऑब्जेक्टिविटी, जो अगर आप कोई भी रिसर्च कर रहे हो तो उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पॉइंट्स होता है जो आपको कंसिडर किया जाना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिविटी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी रिसर्च की। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया प्राइवेट सेक्टर इंटर्ड इनटू द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इन द ईयर, मतलब जो लाइफ इंश्योरेंस का प्राइवेट सेक्टर मतलब लाइफ इंश्योरेंस जो बिजनेस हुआ उसमें सबसे पहले प्राइवेट कंपनीज का एंट्री कब हुआ था? तो सबसे पहले जो प्राइवेट कंपनीज का एंट्री हुआ था वो हुआ था ईयर 2000 में। ठीक है, ईयर और नाइपर 2016 का क्वेश्चन। ओके, 2000 में ईयर में एंट्री हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर्स यूज्ड इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर्क इन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्टिकल फाइबर जो हम लोग केबल्स ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज करते हैं जो हम लोग कम्युनिकेशन में यूज करते हैं वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है? रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेंस, डिफ्रैक्शन या पोलराइजेशन। तो ये तो आपको 11th 12th के फिजिक्स में बेसिक में पढ़ाया जाता है कि जो ऑप्टिकल फाइबर्स है वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, वो काम करते हैं प्रिंसिपल पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेंस। इससे क्या होता है कि जो कि ताकि जो हमारा सिग्नल है वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करे मिनिमम लॉस की तरह, ताकि वो हाई स्पीड कम्युनिकेशन देखने को मिले। तो यहाँ पे क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेंस होता है। बी ऑप्शन जो है ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर्स का क्या है, प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mipomorsen approved by the US FDA for a homozygous familial हाइपरकोलेस्टीमिया ट्रीटमेंट इज। ठीक है, अब देखो उस पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे इस ड्रग का अप्रूवल हुआ था यूएसएफडीए में, तो इसलिए 2017 में इसका क्वेश्चन पूछा है। तो अगर आपका रिसेंट जो अप्रूवल से यूएसएफडीए की उसके बारे में आप लोग एक बार देखें ना कि किस ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज किया था। ठीक है, तो जो हमारा मीपोमर्सन यूज किया था वो किसके लिए यूज किया था, वो क्या है हमारा मतलब फॉर होमोजाइगस फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेमिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया था। बट वो है क्या, तो वो है आपका क्या, एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है। वो क्या है, वो एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है जो क्या है कि एमआरएनए जो हमारा एपोलिपोप्रोटीन के लिए हम लोग यूज करते हैं, और वो किसको टारगेट करता है, एपोलिपोप्रोटीन के एमआरएनए को टारगेट करता है। और एमआरएनए को टारगेट करने के बाद उसका क्या करता है, उसका जो प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है ताकि फिर हाइपरकोलेस्टेमिया ट्रीटमेंट में यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल प्राइज 2018 वाज अवॉर्डेड बाय। अब देखो 2018 में नोबेल प्राइज मिला था, तो 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो मोस्ट चांसेस रहता है कि आपको 2000 इसका भी आपको नोबेल प्राइज पता हो 2024 में किसके लिए मिला है। ठीक है, तो नोबेल प्राइज 2018 ऑफ द मेडिसिन वाज अवॉर्डेड टू द रिसर्च रिलेटेड टू, तो नोबेल प्राइज जो 2018 में मिला था वो किसके लिए मिला था, इनहिबिशन ऑफ द नेगेटिव इम्यून रेगुलेशन के रिसर्च के लिए मिला था। अब अभी आपके जो 2020 उसमें मिला है नोबेल प्राइज। ठीक है, अब इसका 2024 में जो नोबेल प्राइज मिला है वो फिजियोलॉजी और मेडिसिन में मिला है। वो किसको मिला है, वो दो लोगों को मिला है। एक है विक्टर एम्ब्रॉस, ठीक है, विक्टर एम्ब्रॉस एंड गैरी रूकन। ठीक है, गैरी, ठीक है, इनको मिला है। और किस लिए मिला है, माइक्रो आरएनए डिस्कवरी के लिए। ठीक है, माइक्रो आरएनए डिस्कवरी के लिए एंड इट्स रोल इन और इसका रोल किसमें, इट्स रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन। ठीक है, इसका जो रोल किसमें, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन, मतलब माइक्रो आरएनए को उन्होंने डिस्कवर किया और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन में क्या माइक्रो आरएनए का रोल था वो उन्होंने बताया, उसकी डिस्कवरी की। इसीलिए इन दोनों लोगों को क्या मिला है कि 2024 में नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, समझिए बात को, तो इसको आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ, जो ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रही है वो किस चीज में इंक्रीज होने की वजह से हो रही है। ठीक है, मेथेन सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर सीओ, CO2 या मेथेन सीओ। तो जो मेन रीजन है वो किसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग का जो मेन वो है वो कौन सा है, मेथेन एंड CO2। ठीक है, मेथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेन रीजन है जो ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होने। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 45 क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, दैट इज 46। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन 46 याद है। अब यहाँ पे देखो ये नंबर रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आया हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है। NLO को इन्होंने कोरिलेट किया RPS से, तो ZX A को हम किससे कोरिलेट कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम इसको डिकोड करते हैं। N था, L था, O था। N जो है वो ABCD में किस नंबर पे आता है, 14th पे आता है। L जो है वो 12th पे आता है। O जो है वो आपका 15th पे आता है। उसके बाद इसको उन्होंने कन्वर्ट किस में किया, R में, इसको कन्वर्ट किया P में, इसको कन्वर्ट किया S में। R जो है वो आपको कितने नंबर पे आता है, 18th नंबर पे आता है। P जो है वो आपको कितने नंबर पे आता है, 16th नंबर पे आता है। और S जो है वो आपके 19th नंबर पे आता है। अब आपको पैटर्न समझ में आया, क्या पैटर्न समझ हो रहा है कि +4 देखने को मिल रहा है।
हमें +4 देखने को मिल रहा है इसके लिए। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम इधर जा रहे हैं तो हमें +4 है, बट अगर सेम हम इसके रिस्पेक्ट में वापस आए तो क्या ये -4 नहीं है? -4 है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें आगे वाली चीजें दे दी गई है, हमें पीछे का पता करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अगर इधर से इधर जब हम आएंगे तो हमें -4 करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या है, ZXA है। तो अब हम लोग ZXA के लिए कैसे करेंगे, जेड हमारा किस नंबर पे, जेड हमारा है 26 नंबर पे, एक्स जो है वो आपका कितने नंबर पे, वो है 24 पे, और आपका ए जो है वो 1st नंबर पे। ठीक है, तो इसमें अगर जब हम -4 करेंगे, ठीक है, तो हम किस नंबर पे जा रहे हैं, तो जब इसमें -4 करेंगे तो हमें जाना पड़ेगा 22 पे। 22 हमारा कौन सा है, 22 है हमारा बी। ठीक है, फिर इसमें हम माइनस करेंगे तो हमें जाना पड़ेगा 20 पे। 20 हमारा कौन सा है, 20 है हमारा टी। ठीक है, 20 हमारा टी। उसके बाद जब हम इसमें -4 करेंगे तो हमें किस नंबर पे जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा 23 पे, क्योंकि वापस आएंगे तो 26, 25, 24, फिर हम जाना पड़ेगा 23 पे। और 23 पे कौन सा है अपने पास, डब्ल्यू। तो जो इसका सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा, VTW ऑप्शन सी आपका करेक्ट। समझ गए बात को, सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे सिंपल से लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्माइल्स इज यूज्ड इन द राइटिंग केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ। ठीक है, तो मतलब सिंपल सा यहाँ पे जो केमिकल स्ट्रक्चर को राइट करने के लिए हमारा क्या यूज करते हैं, स्माइल। उसको किस में यूज करते हैं, उसको हम लोग यूज करते हैं सिंप्लीफाइड मॉलिक्यूलर लाइन इनपुट लाइन एंट्री सिस्टम। ठीक है, क्या सिंप्लीफाइड मॉलिक्यूलर इनपुट लाइन एंट्री सिस्टम, दैट इज आपका ऑप्शन नंबर ए है, जो आपका वो करेक्ट हो जाएगा। ये इसका फुल फॉर्म भी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू फॉर द पेटेंट। पेटेंट के लिए क्या ट्रू नहीं है, मोनोपोली, हाँ पर्टिकुलर टाइम के लिए मोनोपोली मिलती है, एक्सक्लूसिविटी भी मिलती है पर्टिकुलर टाइम के लिए, डिस्क्लोजर, हाँ पेटेंट मिलेगा तभी लोग डिस्क्लोज करेंगे, बट इनडेफिनेट टर्म नहीं। अभी हमने एवरग्रीनिंग की बात करी पीछे, इनडेफिनेट टर्म के लिए नहीं यूज किया जा सकता। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि नॉट ट्रू पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना इज अ कैंपेन लॉन्च बाय। ठीक है, जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का जो कैंपेन था वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, पीएमओ ऑफिस, नई डिपार्टमेंट ऑफ द फार्मास्यूटिकल। जन औषधि मतलब मेडिसिन, तो फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द करंट DCGI। अब देखो इस क्वेश्चन का भी आंसर चेंज हो गया है। वहां पे उस टाइम में नाइपर 2020 का क्वेश्चन था, तो अगर नाइपर 2020 का मैंने पूरा पेपर भी सॉल्व कराया, तो अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर जाके पूरा पेपर भी देख लेना। उसमें ही मैंने इस पॉइंट के बारे में बात की थी कि उस टाइम के जो करंट जनरल DCGI थे वो थे VG सोमानी साहब। ठीक है, बट अभी क्या हुआ कि 1 फरवरी 2023 को चेंज हो गया जनरल। कौन चेंज हुआ, DCGI अब हो गया डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। ठीक है, डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी जो है वो अब यहाँ पे करंट DCGI हो गए हैं। तो VG सोमानी साहब जो थे वो चेंज हो गए। उसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस पर्टिकुलर के हिसाब से VG सोमानी था आंसर की पे, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब आप किसका नाम याद रखना है, अब आपको नाम याद रखना है डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी का। ठीक है, चलो तो ठीक है, तो ये कंप्लीट 50 क्वेश्चंस का आज हमने एक सेक्शन खत्म किया जनरल एप्टीट्यूड का। ऐसे ही अबाउट 3 to 4 वीडियोस में हम लोग कंप्लीट जनरल एप्टीट्यूड जो कि YQs के बेसिस पे हम लोग कवर करवा देंगे आपको। इसके अलावा मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो और है जनरल एप्टीट्यूड के जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनकी भी मैं एक शॉर्ट वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि आपके आज से ही स्टार्ट हो जाएगी। तो उसको भी आप लोग देखना। और सेम चीज मैं अभी हम जिसके लिए जो अलग अलग फार्मा के टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड भी हम लोग क्वेश्चन सेम टॉपिक्स पे नाइपर के PYQs करने वाले हैं। तो फटाफट से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि अगर आप लोग इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लाओगे तभी हमें पता चलेगा कि नाइपर के स्टूडेंट्स हमारे पास कितने। जब ज़्यादा स्टूडेंट्स अगर नाइपर के हमारे पास रहेंगे तो हम ज़्यादा एफर्ट करके चीज़ों को आपके पास लेके आ सकते हैं। ठीक है, बाकी आप व्हाट्सअप चैनल पे व्हाट्सअप ग्रुप जाकर ज्वाइन करो, सारी अपडेट्स मैं वहाँ डालूंगा। टेलीग्राम चैनल पर नोट्स एंड डेली शाम को क्विज हो रहे हैं टेलीग्राम चैनल पर, तो उसको भी ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम पे भी आप लोगों को फॉलो कर सकते हो। PDF नोट्स के लिए आप ग्रो ऑफ फार्मा की वेबसाइट पर जाकर PDF नोट्स ले सकते हो। और अगर आपको भी ये PYQs ईयर बाय ईयर सॉल्व कर रहे हैं तो भी हमारी वेबसाइट पे ये PYQs अवेलेबल है, तो आप वहां से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो फिर आज का वीडियो हम लोग यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।